मेरा बिल। अच्छा बच्चों, हमारा मोशन एंड फोर्स का एट डे 8 के साथ हमारे पास लॉन्ग आ जाता है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल भी मैंने बताया था, जब हम किसी बॉडी को ऊपर मोमेंटम हम कि अपना अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो यानी हम अपना मोमेंटम उसके अंदर शिफ्ट कर रहे होते हैं। वही मोमेंटम लेके, मेरा मोमेंटम लेके जो मैं उस बॉडी पे प्रोवाइड करता हूँ, उस मोमेंटम से क्या करता है वो दूसरे के आगे कन्वर्ट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है ये मोमेंटम है। यानी जिसके पास मोमेंटम होगा वो बॉडी वेलोसिटी में होती नजर आएगी, जिसके पास मोमेंटम नहीं होगा वो बॉडी आपको रेस्ट की हालत में ऑलवेज नजर आएगी। अब मैं फिर एक बॉल बेटा रखता हूँ इधर, इसका मैस m1 है और इसके पास वेलोसिटी भी क्या होगी v1। अगर इसका मोमेंटम होगा तो इसके पास वेलोसिटी भी क्या होगी v1। आपको v1 की डायरेक्शन भी नजर आ रही होगी, किस तरफ है डायरेक्शन इसकी v1 की डायरेक्शन, इधर की बजाय मैं v1 बनाता हूँ, इधर है इसके पास वेलोसिटी। और एक आगे एक और बॉल बनाता हूँ मैं, और उस बॉल को मैं मैस m2 रख दूँ और उसकी वेलोसिटी में क्या रख दूँ v2। यहाँ पे v1 और v2 मैं पहले बताता चलूँ, v1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को और v1 की जो प्राइम है वो vf के फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। इसी तरह जो v2 है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी इस बॉडी की, और जो v2 का प्राइम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी। नहीं माइनस में नहीं जाएगी, इसे मैंने सिर्फ नेम दी है, मैं कोई यू भी यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू लिख देते हैं, वी आई को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी प्राइम का वी टू और वी टू का प्राइम का मतलब है ये वो वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी। नेगेटिव फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है, मैं ब्रेक चला गाड़ी चला आ रहा हूँ उसमें इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रही है, जैसे मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ उसमें फाइनल वेलोसिटी आती है, क्या फाइनल वेलोसिटी क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, उसी डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस ये बात को याद रखना, जो इनिशियल वेलोसिटी v1 है इसकी, और इसकी जो फाइनल इसकी फाइनल वेलोसिटी अलग से, इसकी फाइनल वेलोसिटी अलग से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग से। ठीक हो गया। ये मेरे पास दो क्या है ऑब्जेक्ट हैं, दो मैस हैं जिसके अपने अपना मोमेंटम है। इसका मोमेंटम p1 कह दूं, इसका मोमेंटम p2 कह दूं। p1 इनिशियल मोमेंटम है, p2 भी इनिशियल मोमेंटम है। जब इनके पास फाइनल वेलोसिटी आएगी तो मोमेंटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो जी, बस ये बात आपने याद करनी थी, किसको क्या कहते हैं किसको क्या नहीं कहते। अब ये बॉडी कुछ देर बाद क्या करेगी, इससे जाके टकराएगी, इंटरेक्ट करेंगे दो बॉडी, इसका मोमेंटम इसमें शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ये रश की हालत में आएगी, उसी वक्त एक्स की हालत नहीं आएगी, ये आपस में टकरा जाएंगे, ऐसे नजर आएंगे टकराते हुए आपको, m1 और m2। क्लियर हो गया। अब ये m2 क्या करेगा, अपना m2 क्या करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा थोड़ा सा, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ना इसकी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कन्वर्ट हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी के अंदर। क्या ये रश की हालत में आएगा, नहीं, और कुछ देर बाद, जब तक नहीं आता तब तक इसकी क्या हो जाएगी, जो m1 है वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखेगा। क्लाइड होते ही इनिशियल वेलोसिटी किस में कन्वर्ट होगी, फाइनल में। ऐसे ही है, ब्रेक लगते ही इनिशियल वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइनल में। कोलाइड होने के बाद, यहाँ पे जब दो कोलाइड हुए ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिजल्ट क्या है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में जाता नजर है। ऐसा ही होगा जब आप स्नोकर पे जाते हैं, स्नोकर बॉल के साथ हिट करते हो, तो हम क्या करते हैं, एक पॉकेट के अंदर पोर्ट करते हैं बॉल के, और दूसरी बॉल स्टे नहीं होती इतनी जल्दी, वो कुछ देर बाद क्या होती है, स्टॉप होती है, वो कुछ देर बाद आपको स्टॉप होती नजर आएगी। अब ये देखो मेरे पास एक बॉल है और ये मेरे पास एक पॉकेट है, इस बॉल को इसके अंदर हिट करना, और मेरे पास पड़ा हुआ मेरे पास ये बॉल, इसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है इसकी, इसकी तरफ। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ ही।
क्लियर हो गया। अब ये जब बार में इसको हिट करूंगा ये किसके अंदर जाएगी, पॉकेट के अंदर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी खुद ब खुद। पहले रेस्ट की हालत में थी। मैं इसकी मिसाल गन फायर के साथ भी देता हूँ, पर इंपॉर्टेंट मिसाल भी है। ठीक हो गया। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉकेट हो जाएगी, और ये टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी को उसी तरह मेंटेन करके रखेगा। लेकिन कुछ देर बाद ही रेस्ट में हम कुछ देर बाद करें, डिस्कस करें, हम उसी पॉइंट के अंदर डिस्कस करें कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कैसे आती है। बस ये बात आपने याद करनी है जो मैंने आपको बताई है कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं हमें ऐसी मूवमेंट लाजमी नज़र आती है, और v1 का प्राइम। अब इसी तरह एक गन फायर करो, गन किस हालत में, जिसमें बॉल रेस्ट की हालत में थी, मेरे हाथ में जो गन है वो किस हालत में, पहले रेस्ट की हालत में है, यानी इसका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो सकता है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में जितना मैं बॉडी के अंदर मोमेंटम कन्वर्ट करूंगा बॉडी के अंदर भी उतना ही मोमेंटम होगा ना। अब गन फायर करने से पहले उसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, फायर्ड करने के बाद भी उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा वो देखना हमने, उसके फायर करने के बाद उसका मोमेंटम क्या आएगा। अब देखो मैं गन को फायर करने से पहले उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, उसके बाद फाइनल मोमेंटम अभी है। जब मैं फायर करूंगा तो वेलोसिटी से जो बुलेट है वो वेलोसिटी से क्या जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, यानी उसके पास मोमेंटम आएगा एम वी आएगा, 0 आया। अब जो गन फायर्ड हो रहा था हमने देखा था जो बॉयलर बुलेट थी वो आगे की तरफ जा रही थी और गन रिकॉइल हो रही थी पीछे की तरफ जा रही थी, उसका पीछे की तरफ भी मोमेंटम आ रहा था प्लस, आपको पता है इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब जब हमने फायर किया तो दो मोमेंटम आए, एक बुलेट का आया और एक पिस्टल का आया, और पिस्टल का किस डायरेक्शन में आया, उसके ऑपोजिट आया। अब जो पिस्टल का आया था उसकी वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, यू से रिप्रेजेंट कर दूं या v2 से रिप्रेजेंट कर दूं, आपकी मर्जी है, या इसको बड़े v से रिप्रेजेंट कर दूं। आ रही समझ। मैं गन को इनिशियल मोमेंटम पहले गन का फायर करने से पहले 0 था, उसके पास कोई मोमेंटम नहीं था, रेस्ट के में वेलोसिटी नहीं, तो मोमेंटम कैसे है। जैसे मैं फायर करता हूं तो दोनों के पास एज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम शॉर्टेस्ट ऑफ टाइम उनके पास मोमेंटम आ जाता है। ऐसे ही है मोमेंटम जो बुलेट का आता है वो एम वी आता है, और जो गन का आता है वो क्या आता है एम वी। और ये जो वी होता है क्या इस वेलोसिटी से ऑपोजिट नहीं होता, जो ये v होता है इस वेलोसिटी से ऑपोजिट नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ 0 इज इक्वल टू एम वी माइनस एम वी। अगर इस v को फाइंड करना चाहूँ तो मैं फाइंड कर सकता हूँ एम वी ओवर एम। ये दो मैथ, इसका मैथ इसके मैथ को निगलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का मैथ सेम नहीं है। क्या बुलेट का मैथ इसके मैथ से सेम है, तो इसके लिए मैं इसको भी मैं बड़ा लिख देता हूँ। क्लियर, समझ आया, दो मैथ्स आपस में निगलेक्ट नहीं हो सकते। आ रही है समझ इस बात की। चलो जी बेटा हम अपनी बात की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता क्या, बेसिक बात हम यहाँ से समझना शुरू कर देते हैं। ये तो सिर्फ बस छोटे छोटे पॉइंट थे जो अंदर यूज होने से तब आपको समझ आने लग जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही है कि इनिशियल मोमेंटम अगर फाइनल मोमेंटम के इक्वल ऑलवेज रहता है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है, रिएक्शन एंड एक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल यानी कांस्टेंट, ऑलवेज भी कांस्टेंट। तो उससे पहले हम पहले समझ लेते हैं आइसोलेट क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है। अब आइसोलेट क्या होता है बेटा, जब दो बॉडी एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर रहते हों तो उससे बोलते हैं आइसोलेट। आपको पता ही है ना, आइसोलेट कर दो मुझे, तो इसका मतलब क्या है, जब टू बॉडीज प्रेजेंट इन सर्टेन, वो ड्रॉ में होगी आइसोलेट टू बॉडी प्रेजेंट इन सर्टेन बाउंड्रीज, टू बॉडीज प्रेजेंट इन सर्टेन बाउंड्रीज कॉल्ड आइसोलेट। अब आइसोलेट की एग्जांपल मैं देने के लिए कह सकता हूँ, अब बलून है, एक जो बलून है जो उसके अंदर गैस है बलून के अंदर, वो आइसोलेट है कह सकते हैं, क्योंकि वो जो बलून के सारे जो गैस के सारे पार्टिकल है वो एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर कैद कर दिए गए। ठीक हो गया। और इसलिए मैंने सिर्फ गैस की एग्जांपल ही आप लोगों की एग्जांपल नहीं ली, क्योंकि उस गैस के पास ऑलवेज मोशन होती है, तो उसके पास ऑलवेज मोमेंटम होता है, तो मैंने ऐसी एग्जांपल देनी जिसके पास मोमेंटम और आइसोलेट हो।
ठीक है, गैस के पार्टिकल ऑलवेज इन रैंडम मोशन, तो वो गैस के पार्टिकल बलून के अंदर सर्टेन बाउंड्री के आने के बाद उनके पास ऑलवेज मोमेंटम रहेगा और उनके मोमेंटम आपस में कोलाइड भी करते रहेंगे। आ रही है समझ? अब यही हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका सिस्टम बना दो, इसका क्या बनाने लगा हूं? सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट की समझ आ गई? अगर वो ही दो या दो से बॉडी आपस में इंटरेक्ट करें इन आइसोलेट, यानी इन सर्टेन बाउंड्री के अंदर दो या दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते रहे, टकराते रहे, एक दूसरे को कोलाइड करते रहे, तब वो क्या सिस्टम हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। और बलून की एग्जांपल बेहतरीन है, जब उसके अंदर गैस फिल कर देते हैं तो वो तो आइसोलेट भी हो जाता है सिस्टम, क्योंकि उसमें जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल, गैस के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में क्या करते रहते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेट सिस्टम करेंगे। जब टू और मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्ट टू ईच अदर इन अ सर्टेन बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। बाद वो उसमें सिर्फ बाउंड्रीज के अंदर रहते थे, यहाँ पे इन्होंने इंटरेक्ट भी करना है। ठीक हो गया? चलो, थर्ड आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। टू या मोर देन टू बॉडी इंटरेक्ट टू ईच अदर बट रिजल्ट विल बी कांस्टेंट। रिजल्ट विल बी कांस्टेंट। रिजल्ट विल बी कांस्टेंट। एक वाल में बनाता हूँ, यहाँ पे गैस का पार्टिकल क्या करेगा? इस गैस के पार्टिकल के साथ जाके टकराएगा। टकराने के बाद इसकी वापस आएगा। टकराने के बाद क्या इसका जो जाने का रेट होगा, क्या आने का रेट भी सेम होगा गैस के पार्टिकल का? केमिस्ट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बेटा नहीं, अगर कम होता जाएगा तो एक वक्त आएगा कि उसका रिजल्ट जीरो, वो रेस्ट के में आ जाएगा। कभी गैस का पार्टिकल रेस्ट के में आ सकता है, यानी वो अपना लॉस्ट नहीं करता मोमेंटम। कभी गैस का पार्टिकल कभी भी रेस्ट के में आ सकता है, बस सर्टेन कंडीशन है उसका। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, तो मैंने कोई टेम्परेचर की शर्त रखी है, वो जितना मर्जी इस पार्टिकल के साथ टकराए, इस पार्टिकल के साथ टकराए, उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो उसका कभी चेंज करेगा। तो ये बलून और गैस की बेहतरीन एग्जांपल एग्जिस्ट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर, समझने के लिए कि जितना उसका इनिशियल मोमेंटम था रिमेन कांस्टेंट उसका फाइनल मोमेंटम के साथ। आ रही है समझ? अगर गैस के पार्टिकल आपकी नजरों में, अगर एक वो कहता है अब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो यानी अगर जब इससे टकराने के बाद, क्योंकि वो टकराते रहेंगे, कभी भी गैस के पार्टिकल एक दूसरे से ऐसा हो ही नहीं सकते, रैंडम मोशन इसलिए कहते हैं। जब इसकी आप मुआयना करोगे ना डिजिटल, अब तो जरूरत भी नहीं है आपको, इस चीज बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने मुआयने किए, वो कभी रेस्ट के अलग में आते ही नहीं है। तो यानी जब इसके साथ ये पार्टिकल वापस आके इसके साथ टकराएगा, तो इसकी स्पीड अगर v13 थी तो इधर 2 रह जानी चाहिए। फिर जब वापस आगे इसके साथ टकराएगा तो इधर कितनी आ जानी? 1। जब वापस आ गए तो इधर किधर हो जानी चाहिए? तो ऐसा कभी पॉसिबल होता है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो आप इसको केमिस्ट्री के अंदर भी बड़े इजीली समझ रहोगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। ठीक है, जो इस कंसेप्ट को गलत कहता है, जो हमने बोला वो इस कंसेप्ट को गलत कहता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हमें बस इतना ही समझना है कि जो गैस के पार्टिकल का मोशन होता है, जो मोमेंटम होता है, जो इनिशियल होता है, वही फाइनल होता है। दिस इज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो जाए, दो या दो से ज्यादा बॉडी का। अब देखो, कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट दैट टोटल मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की समझ आ गई? कि दो बॉडी इंटरेक्ट करेंगी किसके अंदर? इन सर्टेन बाउंड्री के अंदर। जब दो बॉडी इन सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर इंटरेक्ट करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम है। जब टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स इन द एक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी। क्या गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स दी थी? नहीं दी थी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने। अब मेरी और ग्रेविटी की जो रिलेशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं इसके अंदर। ठीक है, मेरी और ग्रेविटी की रिलेशन है, जितनी ग्रेविटी मुझे नीचे से लगा रही, मेरी बॉडी उतनी उससे ऊपर पे लगा रही, तभी मैं इसके अंदर स्टे कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे ग्रेविटी अपने अंदर घसीट के ले जाए, दलदल जिस तरह होता है उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, उसमें मैं जितनी मर्जी अपनी बॉडी की ग्रेविटी और एक्सटर्नल भी लगा लूँ, मुझे फायदा नहीं पहुंचता। तो इस वजह से मैं यूज भी नहीं कर रहा, मैं ना चाहते हुए मेरी नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी फोर्स को निगलेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मैं इधर अपनी इसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, अपनी जमीन का साथ इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये देखो, टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम इन द एब्सेंस ऑफ द external force. The momentum can neither be created nor be destroyed. How it can change through one body to another body. हम इसको ना ही पैदा कर सकते हैं,
ना ही तबाह कर सके, क्योंकि नेचुरली फिनोमेना है, ये खुद ब खुद मोमेंटम सबके पास मौजूद है, ठीक है, खुद ब खुद जिसके पास है। लेकिन थ्रू द एक्शन ऑफ फोर्सेस डिस्क्राइब द न्यूटन लॉ ऑफ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एग्जांपल, इन collision of two marble ball collide, interaction a large as compared to the frictionless friction of gravitation force। वो ये दो मार्बल बॉल आपस में टकराएंगे, जो मैंने एग्जांपल दी थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक वक्त आएगा, टकराने के बाद वो क्या करेंगे, आप इसमें भी एग्जांपल दे सकते हैं, गैस फील्ड इन एयर बलून, एयर फिलिंग बलून कर सकते हैं, गैस फिलिंग बलून। इसकी दूसरी एग्जांपल जो एक मशहूर एग्जांपल है, गैस फील्ड इन एयर बैलून, ठीक है। ये दो एग्जांपल है, मार्बल वो स्नोकर वाली एग्जांपल है जो इसकी, जो मैंने आपके सामने बताई थी। आगे चलूँ तो बेटा मेरे पास आता है इलस्ट्रेशंस ऑफ वन डायमेंशन। ये मैं आपको कौन से डायमेंशन में कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, जब इलास्टिक करना ना, उसमें आपको क्वेश्चन आता है वन डायमेंशन के जरिए करो, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको यही पूछा होना तो कुछ नहीं पूछा होता है, साल लिख देते हैं कि साथ उसके साथ क्या मेंशन कर देते हैं कि वो वन डायमेंशनल होना चाहिए। तो वन डायमेंशनल आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही वन डायमेंशन होता है, ठीक हो गया ना। इसकी सिंगुलर डायमेंशन होती है, अब ये एक ही डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। यहाँ तो देखो, अगर बॉडी, ये बॉडी है, ये बॉडी इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है जाके, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो एक्स एक्सिस में रहेगा, अगर वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में रहेगा। तो इसलिए इसको वन डायमेंशनल भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक ही रहती है, इसकी डायरेक्शन टू डायमेंशन नहीं होती। चलो, कंजर्वेशन मोमेंटम कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द वन डायमेंशनल कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मैसेज m1 एंड m2। बना लेता हूँ बेटा मैं इधर मैसेज m1 इधर बनाता हूँ, ये हो गया मेरे पास m1, और मेरे पास क्या है, एक m2 collide to each other while with the along straight line with the velocity u1 and u2। यहाँ v1 को क्या कह दिया इन्होंने, u1 and u2। मैं जो आपकी बुक यूज करती है मैं वही यूज करता हूँ, हमारे लिए आसान होगा। वो कह रहा है इसकी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है रिस्पेक्टिवली आफ्टर द कोलिजन। अब कोलिजन हो रही है हमारे पास, यहाँ पे आगे इसकी क्या हो रही है, कोलिजन हो गई है m1 की m2 के। इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों की, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी टकराने के बाद, जीरो हो जाएगी ना। फिर आप कुछ सेकंड के बाद देखोगे कि ये जो बॉडी है m1 वो वापस अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपनी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करके, और इसी तरह जो m2 है वो अपनी, अब आपके जहन में क्वेश्चन मार्क होते हैं कि सर क्या पता ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आए, होते हैं ना सर, ये उसी डायरेक्शन। ये बेटा एक स्पेशल केस है, अब आगे इसके 5 केस आ रही समझ, वो भी डिस्कस करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि ये जिधर मैं भेज रहा हूँ पॉसिबल है कि इधर नहीं जाएगी, एग्जाम्पल भी करेंगे। पॉसिबल है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, और इधर पॉसिबिलिटी क्या है, इधर सेम डायरेक्शन का जिक्र कर रहा हूँ, आ रही समझ, ऑपोजिट डायरेक्शन का भी केस है, ठीक है। इनके एक दूसरे के साथ पैरेलल एंटी पैरेलल केस भी है कि v1 अगर जीरो होगी, इधर हो सकता है कि v1 टकराने के बाद जीरो हो जाएगा, जो उसको सेकंड के लिए मूव करे वो भी ना करे। तो वो केस है उन मुझे, ये भूल जाओ कि ये आप जो सोच रहे हो कि वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी है, हो रहा है, लेकिन हमने एक केस डिस्कस कर रहे हैं बस अभी। ये भी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है ना। चलो यहां तक समझ आ गई, इस पॉसिबिलिटी की समझ आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करके। अब मेरे पास, इसके पास क्या था, इसके पास मेरे पास था इनिशियल मोमेंटम, इसके पास भी क्या था, इनिशियल मोमेंटम। मैं पी आई कह दूं इजिकल टू m1v1 कह दूं, इसका भी पी आई कह दूं, इसको p1 कह देता हूं और इसको p2 कह दूं, और ये क्या हो जाएगा m2v2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा,
टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल कभी कोई चीज फाइंड करनी आती है, टोटल कैसे फाइंड करते हो? P1 प्लस P2, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। क्लियर? इनिशियल मोमेंटम आ गया। मैं कुलियन केस को छोड़ के आफ्टर कुलियन केस डिस्कस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम क्या था, जीरो था। इधर डिस्कस कर लूं मैं, तो यहाँ टोटल फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? इसका P1 का प्राइम प्लस P2 का प्राइम, तो ये क्या आ जाएगा? M1 V1 का प्राइम प्लस 2 V2 का प्राइम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? रिमेन कांस्टेंट। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, या ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। ऑपोजिट डायरेक्शन एक स्पेशल केस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम टोटल एंड फाइनल मोमेंटम टोटल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था मेरे पास? M1 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू P2 कितना है मेरे पास? M1 V1 का प्राइम प्लस। मैंने इसमें पता क्यों नहीं करवाया, इन्होंने अपनी मर्जी से नाम दिए, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जितनी में प्रोजेक्टाइल तक भी जाना है ना, उन्होंने V1 को V1 ही कहा है, V2 को V2 की कहा है, लेकिन जो U1 है उसको क्या कह दिया? V1 का प्राइम, और जो U2 है उसको क्या कह दिया? V2 का प्राइम। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये 100% ठीक है। आप इनके नेम चेंज कर रहे हो इनकी कंडीशन के मुताबिक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने भी नेम चेंज किया इनकी कंडीशन, इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को V1 का और इनिशियल वेलोसिटी को U1 का, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी समझ आई यहाँ तक कैसे वो लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम आ गया? ये बेटा देखो, मैंने सेम केस रखा, सेम डायरेक्शन वाला, ठीक है, आ रही है समझ यहाँ तक? आप ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी केस कर लें ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी। चलो जी, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी केस कर लें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन वाला नहीं है, वो हमारा कल होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, कल कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में वही केस डिस्कस हो रहा है। अब एग्जाम्पल भी हो जाएगी, और कल वाले लॉन्ग की जो हमने करना है इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, जो आपका इस चैप्टर का, इस पूरी बुक का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इस पूरी बुक का, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो टू बॉडीज balls 2 kg and 3 kg assess are moving towards each other with the velocity 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller baller after the collision if the velocity of the two bigger ball is 3 meter? यानी समझ आई स्टेटमेंट की? चलो हम डिस्कस करते हैं, जो हमें समझ आती है वो डिस्कस करते हैं। हम अगर लिख लेंगे तो हमारा दिमाग उस स्टेटमेंट को ज़्यादा बेहतर समझने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू द हमारे थिंकिंग के। अब देखो, 2 बॉल्स है जिसकी मैस M1 और M2 है, तो 2 बॉल्स मैं बना लेता हूँ। एक मेरे पास M1 है और एक M2 है। टुवर्ड ईच अदर विद द वेलोसिटी 6 है। व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल? यानी एक स्मॉलर बॉल और एक बिगर बॉल है। 2 balls 2 kg एंड 3 kg, तो आपको पता है 3 kg बिगर होगी और 2 kg स्मॉलर होगी। तो मैं 2 बॉल्स बनाता हूँ। M1 कितना है? 2 kg, और M2 को थोड़ा सा, M2 कितना है मेरे पास? 3 kg। क्लियर हो गया बेटा मेरे पास? उसके बाद देखो, मूविंग टूवर्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। पहले दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे, एक पिछला जो केस हमने डिस्कस किया वो इस तरह था और एक इस तरह था। अब ये क्या करे, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब ये देखो, जो जिसकी V1 है, कितनी है V1? 6, और इसकी V2 क्या है? क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है?
तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा ना, आपकी मर्जी जिस मर्जी को। आगे ऑपोजिट केस के अंदर मुझे इधर क्या सम लेने की बजाय इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ किस केस को मर्जी में, केस को क्या कहता हूँ, -4ms कह दूँ, ठीक है। माइनस आने की वजह पता चली क्योंकि ये ऑपोजिट, आप 3 को भी कर 6 को भी माइनस कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिट डायरेक्शन किसी एक को शो करवा देना है कि एक, इसका मतलब है कि ये इसके ऑपोजिट है, इसको माइनस करूंगा तो इसका मतलब होगा ये इसके ऑपोजिट है। अब ये इसके ऑपोजिट हो गया, अगर इसको माइनस करता तो ये इसके ऑपोजिट हो जाता, तो आपकी मर्जी थी। What must be the velocity of the smaller bar after the collision? collision के बाद स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? The bigger bar is 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। अब ये जब टकराएगा, अब बिगर बाल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। कितनी आ जाएगी, इसकी आ गई है m2 = 3 kg। मास तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v2 के प्राइम की कितनी होगी है, लेकिन ये भी छोटा वाला है, ये तो जाएगा ही ऑपोजिट है, और ये इसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है, छोटा वाला इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा से जाएगा कम से जाएगा, बताओ भाई, ज्यादा से वापस जाएगा कम से वापस जाएगा। हाँ, ऊपर वाले हिसाब से इसकी वापस जाते हुए इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, जो आहिस्ता जाएगा, ज्यादा जाएगा। हाँ तो बेटा भाई 9 से जा सकता है, 10 से जा सकता है, 8 से जा सकता है, ज़्यादा से जाएगा। रुक के जैसे मर्जी जाए, जब इसे टकराने के बाद वापस अपने डायरेक्शन में जाएगा तो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। जब बड़ी चीज़ छोटी चीज़ से टकराती है तो छोटी में बड़े की मोमेंटम कन्वर्ट होता है, बड़े का मोमेंटम कन्वर्ट होता है तो उतनी स्पीड से वो आगे जाएगा। आगे चलूँ, आगे क्या चलना है, यहाँ पे सोल्व करना है इसको। तो चलो जी बेटा, पहले इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लें। इसका इनिशियल मोमेंटम किसके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन इसका इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल था, इनिशियल मोमेंटम को क्या कह दूँ, पी आई कह दूँ, किसके इक्वल था, m1 v1 माइनस, समझ आया। पहले मैंने प्लस किया, यहाँ पे क्या किया, माइनस करने की वजह समझ आ गई। केस केस पे डिपेंड करता है, अगर सेम डायरेक्शन पे जा रहे हो तो केस पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो केस नेगेटिव। अगर एक रेस्ट के हालत में और एक चल रहा हो उसका केस भी है, अगर m2 रेस्ट के हालत में और m1 चल रहा हो उसका केस भी है, अगर m1 रेस्ट के हालत में और m2 चल रहा हो तो उसका केस भी है। आ रही है समझ, उसके केस भी डिस्कस करेंगे। P1 इज इक्वल टू पी आई लिख लेता हूँ। m1 कितना था मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस m2 कितना था, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं 4, तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 0। समझ आया इसका, थोड़ा तुम्हारे पास तो साइंस है ना, हमारे पास नहीं ना है साइंस। अभी मैंने क्या निकाला, इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम निकाल लूं, फाइनल मोमेंटम ही बता दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू m1, इसकी भी ऑपोजिट डायरेक्शन ही है, तो साइन ठीक लगा दिया मैंने। डायरेक्शन का हमने खास ख्याल रखना है, इधर प्राइम आएगा और इधर भी। स्मॉलर बॉडी का क्या करना था, वेलोसिटी पॉइंट करनी थी। इसका m1 कितना है, m1 कितना है, m2 का, अब इधर लगा दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, आज टॉपिक की समझ आई है कंजर्वेशन मोमेंटम की, नहीं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, फाइनल मोमेंटम कितना था, माइनस इधर है, क्या हो जाएगा। तो मुझे की बात सच नहीं निकली, वेलोसिटी कम होगी।
ये पॉसिबिलिटी पे पता चलता है। अगर ट्रक गाड़ी से टकराए तो इसका मतलब तो नहीं है कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, बात ऐसी बात डिपेंड करता है केस के ऊपर, लेकिन कम भी हो सकती है। हाँ, इसी केस पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जाते हुए कम थी। आगे चलें, इसको तो आप याद कर लेना या लिख लो या याद कर लेना, मैंने इसको रेस करना है, आगे एमसीक्यू से आ जाना है। अगर इसको हल्का सा हिंट लेना है या ज़ुबानी कर सकते हो तो आगे चलो, चलो कर लो क्या ज़ुबानी, आगे बुक में मेथड चेंज है इसके एग्जाम्पल के, कर दूँ आगे। चलो यार, बाद में इसको मैं नहीं रेस करता, एमसीक्यू एमसीक्यू इसी तरह डिस्कस करते हैं। चलो जी, a bullet of mass 0.01 kg is fired from the gun weighing 5 kg if the initial speed of the bullet is 250 meter per second along the positive x-axis. Calculate the velocity of the which gun is recoiled. चलो जी बेटा, फाइंड करो जी, अपना अपना फाइंड करो। आप पिछला लिख लो ना जल्दी, ताकि मैं रेस कर दूँ। वही केस जो मैंने लगाया था शुरू में समझाते हुए, गन फायर्ड वाला। गन रिकॉइल, गन पीछे, आप बुलेट आगे जाते हैं और गन बैकवर्ड जाते हैं ना, तो बैकवर्ड जो गई है, कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से बैकवर्ड है। आपकी गर्मी की वजह से मैं पंखे पहले ही चला देती हूँ। चलो चलो फिर, वाह माश, वालेकुम सलाम, कैसे हो? होगी फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर ये बस एक किताब रह गई, इसके बाद फर्स्ट ईयर होगी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जी, ओ निकालो, फाइंड भी करो। क्यों सी है, फाइंड के बगैर सी है, फाइंड करो। दिखाओ मुझे, कैलकुलेटर दिखाओ, हम भी फाइंड कर लें। वाह, क्या हम कह सकते हैं। करो करो, शाबाश। इनिशियल, चलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इधर से फाइनल मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। हो गया बेटा, एक बुलेट है, मैच 0.01 kg है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन
वेइंग 5 kg, जो बुलेट का मैथ है 0.1, उसको M1 कह दो और M2 कह दो। अगर बुलेट फायर हो रही है V1 के साथ 250, तो V2 क्या होगी? M1 V1 माइनस M2 V2 वाला फॉर्मूला लग रहा है इक्वल टू 0, क्योंकि इधर इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। तो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन है। M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू 0। M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू 0। वो बेटा लंबा अभी भी तक नहीं समझ आया बेटा हैं। M1 V1 माइनस M2 और V2, क्योंकि बुलेट और गन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब इधर से मैंने V2 फाइंड करना है, इज इक्वल टू आ जाएगा M1 V1 डिवाइडेड बाय, आते ही तो फार्मूला मैंने गन और फायर का दिया था आपको, जिसमें मैंने गन का फायर को, गन के मैथ को बरियान से कह दिया था, उसकी वेलोसिटी को बरियान कह दिया था। बड़े सुस्त बच्चे हैं मेरे भाई, अभी तक नहीं आया। शाबाश। चलो जी बच्चों, आज के लिए हाँ जी बेटा 0.5 इसका आंसर।